नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और एक खास पेशकश आपके सामने है। इस वक्त हम सब जगह सभी सेक्टर्स में सभी लाइफस्टाइल्स में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और काफ़ी हद तक यही चीज़ हमने सीप इन होते हुए देखी है हमारी फैशन सेंस में भी। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक सोने और डायमंड की बात है, यहाँ पर किस तरह का चलन है, क्या नए इनोवेशंस हैं और क्या जब हम लैब ग्रोन गोल्ड, लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं, किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स की MD एंड फाउंडर पूजा सेठ माधवन, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ और ओकेरा के CEO एंड फाउंडर लीजा मुखेडकर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। ऑब्वियसली डिमांड अच्छी खासी है जब हम लैब ग्रोन डायमंड्स की यहाँ पर बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी है और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एक ग्रीन डायमंड के तौर पर इसे देखा भी जाता है। लेकिन रिसेंटली बात यहाँ पर सोने को भी निकल के आई है, जहाँ पर लैब ग्रोन गोल्ड की भी बात की जा रही है। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि सोने को ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर बल्कि काफ़ी हद तक एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी, एक कल्चरल कमोडिटी और एक इमोशनल कमोडिटी के तौर पर इंडियन मार्केट्स में देखा जाता है। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन लैब गोल्ड के बारे में शुरू हुई है? ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है, किसी बड़े पैमाने पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुद्दा यही है इस कॉन्वर्सेशन का कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट चेंजेस, डिकार्बनाइजेशन को लेकर जो सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, उससे कोई भी कमोडिटी अछूती नहीं है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जो लैब ग्रोन गोल्ड है, क्या वो एक एसेट क्लास के अंदर में आता है कि नहीं। सरकार ने बल्कि पूरे विश्व ने गोल्ड को एसेट क्लास डिक्लेयर किया है। और गोल्ड सिर्फ सिंबल ऑफ वेल्थ ही नहीं है, एक प्रेस्टीज और पावर ही नहीं है। इसे पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंकें बाय करती है, ETF बाय करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बाय करती है, सरकारें बाय करती है। इसके बेसिस पे करेंसी चलती है। अब आप किसी ऐसे तरीके से कोई लैब ग्रोन गोल्ड बनाने की कोशिश करें, पहले तो ये जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो यदि ये बन भी जाता है तो इतना एक्सपेंसिव होगा कि एक नॉर्मल माइंड गोल्ड से ज्यादा अगर एक्सपेंसिव होगा तो पहले तो कोई लेगा ही नहीं। दूसरा, अगर इसको बनाने में न्यूक्लियर रिएक्शंस की जरूरत है, तो कितना न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट होगा। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, आज जो माइनिंग भी होती है तो पूरे विश्व में एक कानून है। हम जैसे LBA में गुड डिलीवरी गोल्ड होता है या अन्य गुड डिलीवरी गोल्ड जो होते हैं, हम भारत में भी उन्हें सिर्फ उन्हीं गोल्ड को आने देते हैं जो ESG कंप्लाइंट है, OECD कंप्लाइंट है, जिसमें पॉल्यूशन का ध्यान रखा गया है, जिसमें चाइल्ड लेबर नहीं है, जो इलीगल माइनिंग द्वारा नहीं लाए गए हैं। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लैब ग्रोन गोल्ड जो है उसका कहीं पर भी आगे जाकर कोई भविष्य है। हाँ, यदि इसकी कॉस्टिंग कम कर दी जाए किसी भी प्रकार से और इसको ग्रीन एनर्जी के साथ में प्रोड्यूस किया जाए तो शायद इसकी कुछ डिमांड हो सकती है। जी हाँ, जैसे कि कहते हैं ना सुरेंद्र जी, नेवर से नेवर। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स एज ऑफ नाउ है कि हो सकता है कि मेटेरॉइड्स माइनिंग भी यहाँ पर आगे जाकर की जाए। ऑफ कोर्स कई चीज़ें हमें नहीं लगता था कि होंगी, लेकिन होती हुई नजर आई हैं, तो आगे जाके क्या होगा पता नहीं। चिराग, ये सवाल आपसे है एज ऑफ नाउ, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जो कि कहती है कि 212,000 टन की माइनिंग सोने की अब तक हो चुकी है, और जो करंट टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं उनके लिहाज से अगले 20 साल में करीबन 31 से 32 हजार टन की माइनिंग और भी होगी। तो ये तो अगले 20 साल का लेखा जोखा है। उसके बाद आपको लगता है कोई भी चांस है लैब ग्रोन गोल्ड आने का? देखिए मनीषा, 20 साल के आगे तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे टेक्नोलॉजी बदल जाती है। मैं एक ऑयल का एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम हमेशा कहते थे पीक ऑयल की बात हम करते थे, बट जैसे ऑयल के दाम बढ़े तो शेल ऑयल भी वायबल हो गया और पीक ऑयल उतना पुश होते गया। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही, जैसे सोने और चांदी दोनों में काफी सारी कंपनियां रिस्पॉन्सिबल यूसेज पे फोकस करें। जैसे पंडोरा है, तो पंडोरा ने कहा है कि वो सिर्फ रिसाइकल्ड चांदी यूज करेंगे या रिसाइकल्ड सोना करेंगे। अब इसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लैब ग्रोन जो गोल्ड की आप बात करें उसमें तो और ज्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि उसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है।
चिराग, एज ऑफ नाउ क्या इंडस्ट्री इसको एट ऑल देख रही है या फिर इसको कम्प्लीटली ब्रश ऑफ किया जा रहा है कि हाँ गोल्ड सिल्वर में तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ये चीज़ ऑफ कोर्स डायमंड्स में, जेमस्टोन्स में और बहुत सारे अदर मेटल्स में प्रॉक्सीज भी निकल के आते हैं। हमने देखा है कि मेटल्स में भी अगर बैटरी मेकिंग जो मेटल्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं तो चाइना की तरफ से, यूएस की तरफ से काफ़ी सारी खोज हो रही है कि इसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव किया जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए भी जिस तरह की कॉस्टिंग अभी है वो कई लोगों के लिए, कई इंडस्ट्रीज के लिए फीजिबल नहीं है। तो क्या एट ऑल हम इस तरफ देख रहे हैं या फिर जिस तरह के सिनेरियो में हम आज खड़े हैं हम एब्सोल्युटली इसको काउंट ही नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि काउंट नहीं करी, इस पे जरूर बातें हो रही है, बट देखिए आप एक चीज समझिए कि जैसे जैसे सोने और चांदी दोनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑल्टरनेटिव यूसेज या थ्रिफ्टिंग यहाँ पे विजिबल है। बट जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा कि क्योंकि सोने और चांदी में एक इन्वेस्टमेंट मोटिव है और एक लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू की बात होती है, तो वहां पे ये चीज शिफ्ट होना टुवर्ड्स लैब ग्रोन या आर्टिफिशियल गोल्ड वो थोड़ा बहुत सीमित है। पूजा, ये सवाल आपसे है, हम डायमंड लैब ग्रोन की तरफ तो जा भी नहीं रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अगर इसे देखें तो आप इस इंडस्ट्री को अब आगे कैसा बनता हुआ देखेंगी? क्योंकि जो फाइट है या फिर जो डिबेट है अब वो यहाँ पे आके रुक गया है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है, ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज़ करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आगे जाकर और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री जो है, एंड रिसेंटली अभी जीजेपीसी ने भी यहाँ पर कहा था कि दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पर हो जानी चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग भी है, कमेटी भी बन रही है, बहुत सारा काम भी वहाँ पर हो रहा है। कैसे देखती हैं आप इंडस्ट्री आगे जाकर? I think ये कहना it's not surprising कि जिस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री जो रफ्तार पकड़ रहा है, आई थिंक वो हर जगह पे दिख रहा है। आज के टाइम पे मोर देन 54% ऑफ डायमंड सेल्स यूएस में अब लैब ग्रोन डायमंड की है, और यूएस माना जाता है कि लार्जेस्ट कंजम्पशन डायमंड्स का यूएस में ही होता था। तो वो एक एक तरीके का बेंचमार्क है जो हमें बता रहा है कि डायमंड इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। एंड ये कोई सरप्राइजिंग बात हमें लग नहीं रही है, ये इनएविटेबल था। कंज्यूमर को जैसे पता चलने लग गया कि लैब ग्रोन डायमंड एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल है नेचुरल डायमंड से, तो स्मार्ट डायमंड के रूप में कंज्यूमर्स उसको अपनाने लगे। एंड यस, सस्टेनेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होने लगा है। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि डायमंड इंडस्ट्री आज एक कोडैक मोमेंट, देयर इज अ कोडैक मोमेंट हैपनिंग इन द डायमंड इंडस्ट्री। जिस हिसाब से हमने कई सारी अदर इंडस्ट्रीज में भी देखा है, जिस हिसाब से कोडैक के सामने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आ गया है, उसी हिसाब से ट्रेडिशनल डायमंड इंडस्ट्री के सामने आज टेक्नोलॉजी खड़ा है। तो टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी आया ही है वाइड मार्केट को ज्यादा वाइडन करने के लिए। इंडिया में आज आप देखने जाओ तो लेस देन 5% ऑफ इंडियन वुमेन आज के टाइम पे नेचुरल डायमंड को अफोर्ड कर सकती है, और सिर्फ लेस देन 5% इंडियन वुमेन ने नेचुरल डायमंड खरीदा है। तो आज इंडिया सबसे बड़ा पोटेंशियल रखता है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के लिए। वो बैलेंस 95% वुमेन है जो एस्पायर करती है डायमंड्स पहनने के लिए, वो भी ये कैटेगरी को अपना रहे हैं। हम डे बाय डे देख रहे हैं लाइमलाइट एंड लैब ग्रोन डायमंड्स इन द कंट्री बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया इज ग्रोइंग एट अ 15 to 20% ग्रोथ रेट इन द लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट, क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस जो पहले था, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की, तो कस्टमर का जो प्रेफरेंस था, जिस हिसाब से नेचुरल डायमंड के प्राइसिंग ही पूरे गिर चुके हैं, उसी की वजह से कंज्यूमर को वो स्टोर ऑफ वैल्यू अब डायमंड्स में नहीं चाहिए। दे आर लुकिंग एट इट एट अ मोर यूटिलिटी पर्सपेक्टिव। सबको ब्लिंक पहनना है, सबको ब्लिंक चाहिए, बट वो स्टोर ऑफ वैल्यू रहा ही नहीं है, क्योंकि प्राइस फॉल इतनी घट गई है कि कहाँ है अप्रिसिएशन डायमंड्स में। तो लोग बोल रहे हैं अगर डायमंड्स में अप्रिसिएशन ही नहीं है तो जो सेम टू सेम चीज टेक्नोलॉजी दे रहा है और उसमें प्राइसिंग इतना अफोर्डेबल हो रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूं। अब हम एग्जांपल देते हैं, नॉर्मल कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं बोलते हैं 2 कैरेट की इयररिंग्स अगर आप नेचुरल डायमंड में लेने जाओ तो वो 50-60 लाख की होती है। वो ही सेम लैब ग्रोन डायमंड में लेने जाओ तो वो 4 to 5 लाख में मिलती है। तो कस्टमर बोल रहा है यार 50-60 लाख की अगर मैं पहनने भी जाऊँ तो वो आधा टाइम तो लॉकर में रहेगा,
क्योंकि उतना उसका उतना स्ट्रेस रहता है कि मैं कहाँ पे पहनूंगी, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे नहीं लेके जा सकती। वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड्स जो जो प्राइस अफोर्डेबिलिटी है, उसकी वजह से मैं उसकी यूटिलिटी बढ़ा सकती हूँ, मैं बहुत टाइम्स उसको पहन सकती हूँ और मुझे उसके इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। आज का जो कंज्यूमर है वो ज्वेलरी को लॉकर में रखने के लिए नहीं मांग रहा है, उसको पहनना है, उसको यूटिलिटी चाहिए, एंड दैट्स वेयर द लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री इज पिकिंग अप पेस। लीजा, आपकी क्या सेंस है? क्लियरली जिस तरह से पूजा ने कहा है कि डायमंड्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख ही नहीं सकते, जो दर्जा गोल्ड को दिया गया है वो डायमंड्स का है ही नहीं, तो फिर कुछ भी खरीदा जा सकता है और प्राइस एप्रिसिएशन भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। आप कैसे देखती हैं इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ता हुआ? इज इट बिकमिंग अ मोर फैशन इंडस्ट्री, especially with the lab growns getting in? Sure. I agree with a lot of what Pooja said. There's just one point that I'd like to add, which is really that these diamonds, more than fashion, it's just the sheer value that it offers. And when I say value, it's not price, not just price. It's the entire package of value that you get with lab-grown diamonds. So you get a way superior quality for a way advantageous price. And that's what consumers are gravitating towards. Jewelry, as Pooja was saying, is not meant for the locker, is meant to be worn. Women realize that they aspire to diamonds. It's a sign of status. It's something to be enjoyed. And now that you can get something that is way better quality at a fabulous price, that's what's working for consumers, and that's what's actually spurring demand in the lab-grown diamond industry. वेल जी हाँ, क्लियर एक डिमार्केशन है यहाँ पर जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और जब हम यहाँ पर डायमंड्स की बात कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा और विस्तार में समझें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्वागत है आपका, और हम यहाँ पर लैब ग्रोन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एंड क्लियरली जहाँ पर सोने को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, डायमंड कोई भी हो उसे स्टेटस के तौर पर देखा जाता है। सुरेंद्र जी, आप कहेंगे सबसे बड़ा डिमार्केशन शायद यही है? एब्सोल्युटली। मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो पूजा जी ने कहा कि 2 कैरेट डायमंड के लिए, ओरिजिनल डायमंड के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड खरीदें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 14 कैरेट, अभी 9 कैरेट भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप 14 कैरेट भी खरीदेंगे तो 2 ग्राम सोना आपको 12,000 रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसके साथ साथ में वो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है ही है, प्रेस्टीज तो है ही है, साथ में मल्टीपल ऑप्शन है, एंड इट इज गवर्नमेंट सर्टिफाइड। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, देखिए आप रियल डायमंड ज्वेलरी लेके जाइए सरकार के किसी भी व्यापारी के पास जिनसे आपने खरीदा है, वो बाय बैक करने को ही तैयार नहीं। आप गोल्ड लेके जाइए, सारे ज्वेलर गोल्ड को बाय बैक करते हैं। वो तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई ना, ऑटोमेटिकली हुई। सरकार पैसा दे रही है, बैंक पैसा दे रही है, एनबीएफसी पैसा दे रही है। और आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि मेरी ज्वेलरी पुरानी हो गई है, आप उसको रिसाइकल करके नई ज्वेलरी बना लो, गोल्ड अगर है तो। डायमंड में आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये तो गोल्ड जो है वो उसकी एक जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो है ही है, साथ में वो आप पहन के उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और देखिए, कंज्यूमर खुद डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। यदि वाई कंज्यूमर्स हैव ऑप्टेड फॉर, इन माय ओपिनियन, उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है इतने सालों से। वो लैब ग्रोन गोल्ड को भी, अगर हम चीटिंग करेंगे तो वो लैब ग्रोन गोल्ड को भी अडॉप्ट कर लेंगे। इट्स एज सिंपल। ओके, ऑलराइट। पूजा, आप कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी से डायरेक्टली? नहीं, आई थिंक सी गोल्ड और डायमंड्स दोनों बहुत अलग कैटेगरीज है, एंड आई थिंक दे केटर टू डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, राइट? मतलब एज अ गर्ल, एज अ कंज्यूमर मैं बता सकती हूँ कि मैं गोल्ड बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स में पहनूंगी, बट मुझे डायमंड्स बहुत सारे इवेंट्स में पहनना है, क्योंकि उसका जो ब्लिंग है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ही ज्यादा अलग है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आज का जो कंज्यूमर है, वो गोल्ड हो चाहे डायमंड्स हो, वो कुछ भी लॉकर के लिए नहीं रखना चाह रहा। तो हमको जो भी अफोर्डेबल चीज मिल रही है, एंड डिजाइन्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन बोथ ऑफ द थिंग्स, तो जो भी अफोर्डेबल चीज हमको मिल रही है जिसमें हमको डिजाइन इनोवेशन मिल सकता है, आई थिंक वो विनर होगा। एंड जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम पे डायमंड इंडस्ट्री में कोडैक मूवमेंट चल रहा है,
ऐसा टाइम भी आ सकता है जब गोल्ड इंडस्ट्री में भी वो कोडैक मूवमेंट आ जाए. वी रियली कांट. पूजा, आई कैन टेल यू, सुरेंद्र जी बोलेंगे हमारी गोल्ड इंडस्ट्री में कोडैक मूवमेंट सारे टाइम चल रहा होता है. यहाँ पर आप लीजा, आपसे जानना चाहेंगे अब 2025 के लिए क्या प्लान्स हैं? मैं पूजा से पहले बात कर रही थी, उन्होंने बोला उनके 30 लैब ग्रोन स्टोर्स वो खोल चुकी हैं ज्वेलरी के लिहाज से इंडियन मार्केट्स में, तो क्लियरली ग्रोथ अच्छी खासी है. कैसे देखती हैं आप 2025 पैन आउट होता हुआ? Well, we're looking forward to an enormous growth in our market as well. Demand is increasing every day, practically, we can see. And therefore, we will expand to more cities and certainly grow stores so that more consumers will have access to Okera. पूजा, अगर हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, ऑफ कोर्स ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन किस तरह के मार्जिन्स आप देखती हैं लैब ग्रोन्स में? क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि नेचुरल डायमंड वर्सेस लैब ग्रोन में मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है. Yes, absolutely. I think, जिस हिसाब से ये डायमंड इंडस्ट्री लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, कंज्यूमर्स जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बहुत नेसेंट स्टेज में है, तो वी कांट रियली जनरलाइज द प्रॉफिटेबिलिटी. बट जो रिटेल लेवल पे जहाँ पे नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जो स्टॉक टर्न्स देखते हैं, टिपिकली नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री में स्टॉक टर्न 0.8 to 1 टाइम्स होता है इन्वेंट्री का हर एक ज्वेलरी स्टोर पे. वही यहाँ पे आप लैब ग्रोन डायमंड में कम से कम 1.5 से 2 टाइम्स स्टॉक टर्न आप साल में देख सकते हो. तो यू आर naturally seeing more inventory turning and therefore more profits and more profit margins that are being realized in this industry. The margins, are ranging anywhere between 35 to 40% today, and that is equivalent to some of the larger players also in the natural diamond industry. But there is more scope of these stock turns and therefore increasing the profitability, because जैसे मैंने पहले भी बोला, आज के टाइम पे डायमंड इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया के 5% विमेन को टारगेट कर रही है. लैब ग्रोन डायमंड पूरे 100% को टारगेट करेगी. तो वी आर हियर टू ओपन अप द मार्केट इज गोइंग टू वाइडन. एंड ये जो हीरा है वो प्योरेस्ट टाइप का हीरा होता है. तो जहाँ पे जो लीजा जी ने भी बोला कि कंज्यूमर आज के टाइम पे क्वालिटी को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है, तो आप बेस्ट प्राइस पॉइंट्स में मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डायमंड जो कभी भी मिल सकता है, Point taken. being able to get the superior quality. So one thing is very clear कि जहाँ तक लैब ग्रोन की कॉन्वर्सेशन है, गोल्ड ने शायद उसको क्रॉस आउट कर दिया है. एज ऑफ नाउ गोल्ड प्योरिटी के लिहाज से, कैरेटेज के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग है. लेकिन जहाँ तक डायमंड्स की बात है, ऑफ कोर्स दोनों ही चीज़ों के लिए यहाँ पर टेकर्स हैं. और वो जैसे चिराग हमें बीच में बता रहे थे कि वो इफ एंड और नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो दैट इज हाउ द मार्केट इज. लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, स्पेशली इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिहाज से, गोल्ड क्लियरली कंटिन्यूज टू रीन हायर. बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए भी. वेल, इसी के साथ इतना ही समय है. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.